अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने लिनियरिटी के बारे में पढ़ा था कि लीनियर या तो वेरिएबल्स में हो सकता है या तो पैरामीटर्स में, ठीक है। अगर वेरिएबल में हमें लीनियर चाहिए तो ये वाली फॉर्म गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई की पावर्स 2 है, यहाँ पे वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है। बट हमने ये पढ़ा कि जो हम कंसर्नड है सिर्फ लिनियरिटी ऑफ पैरामीटर से, मतलब जो हमारे बीटा आई, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, अगर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कंसीडर करेंगे तो हमें अपने पैरामीटर्स लीनियर चाहिए। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, मतलब एक्सप्लेनेटरी को हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लीनियर है नहीं है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो लेट्स स्टडी कि टू वेरिएबल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में फ़र्क क्या होता है। टू वेरिएबल्स में वी आर स्टडिंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन विद ओनली वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब अगर मैं डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस पढ़ता हूँ, मतलब डिमांड इज माई, मतलब वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, price is my independent variable. So I'm studying a dependent variable with respect to only one explanatory variable, मतलब only one independent variable. Then it's a two variable regression model, two variable linear regression model. Okay, अगर मुझे multiple linear regression model पढ़ना तो if I have to study demand with respect to price, income, price of the substitute goods, अगर मैं ये तीन चीज़ें ले लूँ तो अब मेरा ये multiple regression model, okay, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगेन हमने पहले ही कहा था, अब गिवन जब तक हमारे पास एक एक्स था तो वी वर राइटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई, ओके। बट अब हमारे पास एक्स आई भी बहुत सारे हैं, लाइक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक नहीं है, दो या तीन हो सकते हैं, मतलब x1, x2, x3। जब तक एक था तो हम x वॉज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द वेरी फर्स्ट केस, ठीक है। जब मैं टू रिग्रेशन मॉडल पढ़ रहा था, मतलब टू वेरिएबल्स का, देन अगर इसकी ऑब्जर्वेशन थी तो मैं इसको स्मॉल x1, x2, x3 ऐसे डिनोट करता था। बट अब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी काफ़ी है, तो नाउ अगर मुझे इनकी कोई पॉपुलेशन को डिनोट करना होएगा, एक वेरिएबल में एक्स आई डिनोट करता था कि फॉर ith पॉपुलेशन मेरा मीन क्या होएगा। अब अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, लेट्स से x1, x2, x3, अगर मुझे इनकी ith पॉपुलेशन डिनोट करनी है, इनको मैं x1i, x2i, x3i, मतलब थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ith पॉपुलेशन, ओके। सो मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई, ये तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैं ऐसे लगता था। बट अगर मेरे पास यहाँ पे तीन है, ठीक है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x2, x3, x4, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये सिंस बहुत ज़्यादा लाइक टीडियस है कि अगर यहाँ पे मेरे पास n वेरिएबल्स होते तो दिस वुड बी नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन x2i, x3i, x4i टिल xni, कि xn पे डिपेंडेंट है उनकी आयत पॉपुलेशन, ओके। तो इतना टीडियस से बेटर कि मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई लिख दूँ। बट इसका मतलब यही है कि इट्स लाइक कंडीशनल ऑन दीज थिंग्स, ओके। दिस इज स्टिल अ कंडीशनल मीन, इट्स नॉट अ अनकंडीशनल, ओके, इट्स स्टिल अ कंडीशनल मीन। ये बस हम ईजी करने के उसमें लिख रहे हैं, ओके। सो दिस इज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पैरामीटर्स है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, इन सब की पावर 1 है, ये पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। अगर मान लो ये ऐसे भी होता ना, बीटा 1, बीटा 2, x2i का स्क्वायर प्लस बीटा 3, x3i प्लस बीटा 4, x4i, अच्छा x2i का स्क्वायर है, बट ये स्टिल पैरामीटर्स में तो लीनियर है, तो मैं इसको लीनियर रिग्रेशन फंक्शन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फंक्शन ही बोलूँगा। अगेन इसने बताया हुआ है। अब अगर मैं इसका स्टोकेस्टिक PRF चाहिए, अगेन हमें पता है स्टोकेस्टिक जानने के लिए चाहे SRF हो, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में हम रेजिडुअल टर्म ऐड करते हैं EI, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में हम म्यू आई नॉइस टर्म ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में अगर मुझे स्टोकेस्टिक PRF चाहिए हो तो दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म प्लस म्यू आई द नॉइस कॉम्पोनेंट। So again, expectation of y plus mu I. This is conditional upon xn पैरामीटर्स जितने भी, मतलब मैं सॉरी पैरामीटर्स नहीं, वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। पैरामीटर्स आर लीनियर हियर, हेंस लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ओके। अब आती है मेन बात। अभी तक हमने डिसाइड कर लिया यार हमारे पास हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें इसका इफेक्ट इस पे पढ़ना है, राइट। फिर हमने बोला कि हमारे पास पॉपुलेशन तो है ही नहीं, फिर हमें सैम्पल से काम चलाना पड़ेगा। सैम्पल में भी हमें SRF की मदद लेनी पड़ेगी, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन
विच वॉज नथिंग बट बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई। अब सिंस जब हमने पहले ही बोल दिया कि हम बीटा वन और बीटा टू नहीं जानते क्योंकि हमें पॉपुलेशन नहीं पता, तो इनको एस्टिमेट भी कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है SRL जो सैम्पल रिग्रेशन लाइन होती है वो तो बहुत सारी हो सकती है। अब इनमें से अच्छा एस्टिमेट कौन सा है PRL का, कौन सी SRL इससे सबसे ज़्यादा रिजेंबल करती है, एक अच्छा एस्टिमेट क्या है, वो कैसे निकाले, अब वो पढ़ते हैं। हाउ टू एस्टिमेट द PRF पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन फ्रॉम द SRF, यही हमारा टास्क है। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एंड हाउ गुड इज आर एस्टिमेट, जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, इफ़ यू वांट टू टेस्ट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, कि हाँ मैंने कमेंट तो कर दिया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या ये है एक वैल्यू है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ मैं बीटा वन का एस्टिमेट के लिए हम हैट यूज़ करते हैं, लेट्स से बीटा वन का एस्टिमेट 17 है, कुछ भी रैंडम वैल्यू मैंने ली है, बट क्या ये एस्टिमेट अच्छा है या बुरा है, इसको हम कैसे टेस्ट करें, हाउ गुड इज एस्टिमेट, वो हम चैप्टर नंबर 3 में टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस में। ओके सो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। 2 वेरिएबल केस अभी हम पढ़ते हैं, मल्टी वेरिएबल हम बाद में पढ़ेंगे। 2 वेरिएबल केस में हम OLS पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इससे हम बीटा वन और बीटा टू का एस्टिमेट ला सकते हैं। सो हमें एस्टिमेट क्या करना है, PRF, हमारा ये PRF है, फ्रॉम किससे करना है, इससे, ठीक है। इसमें अगेन नॉइस टर्म, इसमें रेजिडुअल टर्म, ये डिफरेंस है। ओके एंड दिस इज नथिंग बट वाई आई हैट, दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन xi। ओके ये कंडीशनल मीन है, कंडीशनल मीन का एस्टिमेटर है। वी हैव ऑलरेडी सीन जो हमारा रेजिडुअल टर्म है वो एक्चुअल वैल्यू माइनस द प्रिडिक्टेड, मतलब और द एस्टिमेटेड yi, मतलब इट्स लाइक मेरी एक्चुअल वैल्यू माइनस द एस्टिमेशन जो मैं अपने मीन का लगा रहा हूँ, विच इज वाई आई हैड वॉज द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन y गिवन xi, राइट। सो दिस इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू माइनस द एस्टिमेटेड मीन। वाई आई हैड मुझे पता है क्या है, स्मॉल बीटा वन प्लस बीटा टू x2, यहाँ पे x2 लिखा हुआ, ओके, जस्ट बिकॉज इनकी सबस्क्रिप्ट मैच हो रहा है इसलिए यहाँ पे वापस xi लिख दिया। ओके सो रेजिडुअल टर्म इज नथिंग बट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन माइनस दिस टर्म। अब ये चीज़ क्या थी, मेरी वाई आई हैट ही तो थी, अब मैंने उसको ओपन वाई आई माइनस ये जो वाई आई हैट था, अब इसका मैंने इसकी जगह बीटा वन प्लस बीटा टू xi डाल दिया। अब माइनस ओपन करोगे तो दिस वुड बिकम, ओके नाउ यू वांट टू चूज बीटा वन एंड बीटा टू सच दैट EI आर स्मॉल एज पॉसिबल। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो रेजिडुअल टर्म हो, जो मेरी सैम्पल रिग्रेशन लाइन हो और जो इससे डेविएशन हो ये छोटी से छोटी हो, तभी तो मेरा एक अच्छा फिट होएगा। अगर मान लो बहुत बड़ी है वैल्यूज़ यहाँ पे, लाइन यहाँ पे, इट्स नॉट अ गुड फिट। ओके सो मुझे EIs को एज स्मॉल एज पॉसिबल बनाना है। नाउ एक दिक्कत है कि जो मेरा EI है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो अब साइन की कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं EI स्क्वायर को मिनिमाइज़ करूँगा। क्यों, सीधी बात है, अगर तुम x को मिनिमाइज़ करना चाहते हो तो x स्क्वायर भी तो कम ही होएगा। अगर मैं कहता हूँ x स्क्वायर को तुम मिनिमाइज़ कर दो तो x भी कम ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर ही बड़ा होता है 2 के स्क्वायर से, राइट। तो इट्स लाइक अगर मैं EI स्क्वायर को मिनिमाइज़ कर दूँ तो EI ऑलरेडी कम हो जाएगा। सो OLS स्टेट्स बीटा वन एंड बीटा टू सच दैट दे कैन मिनिमाइज द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब सिर्फ ये एक रेजिडुअल तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन का हो गया, मुझे ऐसा सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ करना है। और सिंस मैं EI को नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास साइन का इशू है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, हेंस वी कंसीडर मिनिमाइजिंग द EI स्क्वायर। अब EI स्क्वायर मुझे सारी ऑब्जर्वेशंस का करना है, तो हेंस आई वुड सम इट। ओके सो मुझे इस चीज़ को एट द एंड मिनिमाइज करना है। सम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स EI स्क्वायर को बोलते हैं। तो पहले ये जो EI है इसको स्क्वायर करो, देन इसके आगे समीशन लगा दो। सो मुझे ये मिनिमाइज करना है। ओके वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर बाहर समीशन। अब जब तुम ये समीशन इसके अंदर वैल्यू डालोगे इसका होल स्क्वायर, अब तुम्हें इस चीज़ को मिनिमाइज करना है। इसके लिए अब इसके लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज़ करते हैं। सो अब गिवन हमें पैरामीटर्स को मिनिमाइज करना, बीटा वन और बीटा टू हमें स्मॉल एज पॉसिबल चाहिए, ठीक है। मुझे बीटा वन और बीटा टू स्मॉल पॉसिबल चाहिए, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, पहले बीटा वन के रिस्पेक्ट में फिर बीटा टू के रिस्पेक्ट में। और पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो के इक्वल पुट करना है। तो अगर तुम बीटा वन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं एक पेज ऐड करके दिखा देता हूँ।
वेट, हाँ, कि डिफरेंशिएट कैसे होता है. सो इट्स लाइक अगर जैसे मेरा ये फंक्शन है वाई आई माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू एक्स आई का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको समीशन ई आई स्क्वायर बोलता हूँ. अगर बीटा वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो अगर तुम पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे बीटा वन के रिस्पेक्ट में, तो पावर नीचे आ जाएगी, टू वुड बी आउट देयर, समीशन वाई आई माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू एक्स आई. और बीटा वन का कोफिशिएंट क्या है, -1, अंदर वाले का चेन रूल से तो -1, और इसको 0 के इक्वल पुट करना है. अब अगर किसी को है कि ये समीशन में कैसे हो गया, तो सिंपली अगर तुम एक दो टर्म्स ओपन करके देखो, पहली टर्म लिखते हैं दिस इज y1 माइनस बीटा वन बीटा टू x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस बीटा वन बीटा टू x2 स्क्वायर सो ऑन टिल yn माइनस बीटा वन बीटा टू xn स्क्वायर. यही तो इस समीशन का मतलब है, राइट. अब दिस इज नथिंग बट समीशन ई आई स्क्वायर. इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करो बीटा वन के रिस्पेक्ट में. अब डिफरेंशिएशन कैसे होती है, अगर बहुत सारे फंक्शंस हो तो अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो तो ये होता है ना, अगर तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो समीशन में डिफरेंशिएशन काम करती है. तो अगर मान लो बस मैं पहली टर्म को बीटा वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, 2 आगे आ जाएगा, y1 माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू x1, और फिर बीटा वन का डिफरेंशिएशन -1. ऐसे ये सारी ऑब्जर्वेशन के साथ होएगा. दूसरी ऑब्जर्वेशन भी ऐसे आ जाएगी, y2 माइनस बीटा वन बीटा टू x2 -1. ऐसे करते करते सबके साथ डिफरेंशिएट करूँगा. तो रादर देन डूइंग दिस, तो मैं सीधा समीशन के साथ ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसको. ओके, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये हुआ कैसे, ठीक है. तो इसका एक बार तुम खुद भी कर सकते हो डिफरेंशिएशन. सो या अगर मैं ई आई स्क्वायर को बीटा वन के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पहले पावर नीचे आएगी, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर बीटा वन का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है. तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा. वैसे ही बीटा टू के साथ करता हूँ तो पावर नीचे आई. अब बीटा टू के साथ, अब सिंस मैं बीटा वन और बीटा टू के साथ इसको डिफरेंशिएट करूँ, तो ये जो मेरे एक्स आई और वाई आई है, इसको मैं कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, ठीक है. ये मेरे पैरामीटर्स है, इनको मुझे मिनिमाइज करना है, बीटा वन और बीटा टू को. एक्स आई और वाई आई मेरे कॉन्स्टेंट्स है. तो अब अगर मैं बीटा टू, पावर नीचे आई, फिर बीटा टू के साथ डिफरेंशिएशन क्या होगा, -xi, ठीक है. तो -xi यहाँ पे हो गया. अब जब तुम इन दोनों डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल सेट करोगे, पहले वाले को 0 के इक्वल सेट करोगे, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर जब तुम इस समीशन को ओपन करोगे, दिस वुड कम आउट टू बी दिस. ओके, एंड देन सो यू वुड गेट दैट समीशन वाई आई इज इक्वल्स टू n टाइम्स बीटा वन प्लस बीटा टू समीशन एक्स आई, ठीक है. जब तुम पहली इक्वेशन को 0 के इक्वल सेट करोगे इस वाले डेरिवेटिव को. फिर दूसरा वाला डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में था, बीटा टू के रिस्पेक्ट में. अब जब तुम इस वाले डेरिवेटिव को, हाँ, एक और बात, इन -1 तो समीशन के बाहर आ गया, इस एक्स आई को समीशन के बाहर मत लेके जाना, क्योंकि ये अभी सबसे मल्टीप्लाई होएगा. ओके, सो फिर जब हमने ये समीशन ओपन किया तो वी वुड गेट दिस. अब सिंपली बीटा वन, जब तुम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हो, बीटा वन इज अ एस्टिमेटर ऑफ स्मॉल बीटा वन इज अ एस्टिमेटर ऑफ कैपिटल बीटा वन. ये आता है मीन ऑफ वाई बार माइनस बीटा टू मीन ऑफ एक्स बार. ओके, अब यहाँ सिंस बीटा टू तो हमें खुद हम एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये एस्टिमेट ही आएगा, ठीक है. अब बीटा टू को सॉल्व करके यहाँ आया स्मॉल एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर. यहाँ पे एक्स आई वाई आई ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस और उनके मीन का डेविएशन है, ये स्मॉल है. ओके, अगर तुम इसको ऑब्जर्वेशंस के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो दिस कम्स आउट टू बी दिस समीशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का होल स्क्वायर. सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू. सो these estimators are known as ordinary least square estimators. तो they are saying अगर मैं बीटा वन ये चूज़ करता हूँ, बीटा वन ऐसे, बीटा टू ऐसे चूज़ करता हूँ, तो देन आई वुड गेट, तो देन मैं अपना मिनिमाइज कर दूंगा समीशन ई आई स्क्वायर को. एंड सिंस मेरा वही ऑब्जेक्टिव था कि जितना मैं अपना रेजिडुअल मिनिमाइज कर सकूँ वो ज़्यादा में अच्छा एस्टिमेट होएगा. तो दीज आर गुड एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू. अब कितने अच्छे हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे. ओके, सो SRF obtained by OLS passes through sample mean values. और मतलब अगर तुम देखो SRF में क्या था, विच वॉज नथिंग बट बाई आई हैड बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई. ये सैम्पल मीन वैल्यू से पास करेगा, वाई बार और एक्स बार, ठीक है. जब तुम
इसमें ये जो एस्टिमेटर्स हमारे बीटा 1 और बीटा 2 क्या है, अगर तुम इसमें पुट करके देखोगे तो दिस वुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो ये ऑब्जर्वेशंस है कुछ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो जो मेरा SRF था वो y बार और x बार से मेरा पास करेगा, ठीक है, उनके मीन से पास करेगा. सेकेंड, द मीन ऑफ रेजिड्यूल्स, रेजिड्यूल मेरा EI था, तो ऐसे हर ऑब्जर्वेशन का कुछ ना कुछ रेजिड्यूल होएगा, दैट E1, E2, E3 ऐसे करते करते. तो समीशन EI मतलब रेजिड्यूल्स का मीन E बार विच इज समीशन EI बाय N इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, इसका अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा क्योंकि प्रूफ बैक क्वेश्चंस में है. इफ़ यू ऑल वांट मैं कर दूंगा वो भी प्रूफ. ओके, सो ये बस नोट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं अभी. एंड देन वी से रेजिड्यूल का मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिड्यूल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज जीरो. और ये चीज़ हमें ये बताती है ये कैसे आया वो तो तुम इसको जो SRF था उससे तुम ये निकाल सकते हो. बट वेट, हाँ, बट इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो रेजिड्यूल हमारी टर्म है EI, रेजिड्यूल टर्म और XI इंडिपेंडेंट टर्म, इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि XI इसमें भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो या ये EI इसको इम्पैक्ट करता हो या XI इसको इम्पैक्ट करता हो. दिस नो कोरिलेशन बिटवीन रेजिड्यूल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. दैट्स द थिंग. ओके, एंड देन वी ऑल्सो से कि जो हमारा एस्टिमेट है कंडीशनल मीन का, पॉपुलेशन के कंडीशनल मीन का, उनका भी प्रोडक्ट रेजिड्यूल्स के साथ जीरो है. ओके, सो दीज वर सम नोट्स रिगार्डिंग दिस. एंड नाउ फाइनली ये तो हमारा हो गया ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कि कैसे एस्टिमेट्स आते हैं. अगर मैं लास्ट टाइम डिस्कस करूँ तो अगर एक थोड़ा एकदम स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो हमने एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन देखी PRF जो कि पॉपुलेशन मीन्स कंडीशनल मीन से पास करती है. देन हमने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक अगर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पढ़नी है तो वो कैसे होएगा. तो PRF से पहले हमें PRL थी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, नॉट द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. देन हमने एक PRF डिनोट किया डिटर्मिनिस्टिक, कि हमने कहा कि जो कंडीशनल मीन है हमारी पॉपुलेशन का इट इज़ नथिंग बट द लीनियर इन पैरामीटर्स गिवन XI. ठीक है, सो ये ऐसे हम लिख सकते हैं. फिर हमने बोला कि हमें मीन नहीं पढ़ना, हमें ऑब्जर्वेशन पढ़नी है. तो YI हमने कैसे लिखा, मीन प्लस सम नॉइस टर्म μi. फिर हमने बोला पॉपुलेशन तो हमें अननोन है तो हम सैम्पल पे शिफ्ट हो गए. तो हमने सैम्पल रिग्रेशन लाइन देखी, बट हमें सिंस पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन नहीं पता कि कौन सी एग्जैक्ट है, तो अब हमें इनमें से चॉइस करनी है कि कौन सी सैम्पल रिग्रेशन लाइन बेस्ट फिट है. बेस्ट फिट के लिए हमने पहले डिटर्मिनिस्टिक सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन देखा विच वॉज नथिंग बट YI हैट equals to small beta1 plus beta2 XI. This was nothing but the estimator of conditional mean expectation of Y given XI. बट मैंने बोला इस केस में मुझे अगर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पढ़नी है वो मैं कैसे पढ़ूँ. तो दिस इज नथिंग बट YI हैट मेरा जो एस्टिमेट है कंडीशनल मीन का प्लस अ रेजिड्यूल टर्म EI. तो फिर मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि अगर हमें अच्छा एस्टिमेट चाहिए तो हम EI को मिनिमाइज़ कर देते हैं. अब EI को मिनिमाइज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का देयर विल बी कन्फ्यूजन. तो हम EI स्क्वायर को मिनिमाइज़ करना चाहा, बट EI स्क्वायर तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का रेजिड्यूल का स्क्वायर है. तो हम ऐसी सारी ऑब्जर्वेशन के लिए करेंगे. तो हमने सम रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर्स इसको मिनिमाइज़ किया. तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, हमें β1 और β2 चूज़ करने थे, राइट. दीज आर द लीनियर पैरामीटर्स. मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ऐसा β1 और β2 चूज़ करना है जो मेरी SRL सैम्पल रिग्रेशन लाइन को पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के क्लोज ले आए, राइट. तो β1 का मेरा एस्टिमेट आया Y बार मेरी सैम्पल वैल्यूज़ जो लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल की है उसका मीन माइनस β2 का एस्टिमेट X बार जो मेरी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ का मीन है वो. एंड β2 का एस्टिमेट क्या आया, विच वॉज नथिंग बट समीशन XI माइनस X बार इंटू YI माइनस Y बार अपॉन में समीशन XI स्क्वायर माइनस N X बार का होल स्क्वायर. दिस वॉज ओके. ये मैंने ऑब्जर्वेशंस के टर्म में लिखा है. अगर आपको ऐसा चाहिए लाइक डेविएशन की फॉर्म में, दैट स्मॉल XI इज़ नथिंग बट कैपिटल XI मतलब जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है माइनस उसका मीन, ये उसी ऑब्जर्वेशन का रेजिड्यूल हो गया उन टर्म्स में. तो दिस इज़ नथिंग बट XI YI गिवन XI का होल स्क्वायर. ये उनके सॉरी नॉट रेजिड्यूल बट इट्स लाइक डेविएशन, ये डेविएशन वाला फॉर्मूला. ओके, देन मैंने ये पैरामीटर्स पढ़े एंड उसके बाद मैंने नोट पढ़े कुछ. ठीक है, नाउ अब आते हैं लास्ट सेक्शन 2.9 पे. अब इंटरप्रिटेशन देखते हैं. ओके, YI कैप. सो YI कैप देख के मुझे पता लग गया ये मैंने अपने सैम्पल से कैलकुलेट किया है. दिस इज़ नथिंग बट माई β1 और ये जो XI के साथ है दिस इज़ नथिंग बट माई β2. ठीक है, कैप ऑन Y मीन्स एस्टिमेटर फॉर द टू पॉपुलेशन मीन.
इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा 1 432.4138, ठीक है। ये एक फैमिली इनकम का दे रखा है। इफ फैमिली इनकम इज 0, मीन मैथ स्कोर विल बी 432.4138। आई मीन अब किसी की फैमिली इनकम 0 तो होती नहीं, राइट। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, क्योंकि जो बीटा 1 का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है वो बहुत कम है। इससे बेटर इंटरप्रिटेशन इसका ये होगा, मीन और एवरेज इफेक्ट ऑन वाई ऑफ ऑल ऑफ द वेरिएबल्स ओमिटेड फ्रॉम द मॉडल। मतलब वो सारे वेरिएबल्स जो मैंने मॉडल से हटा दिए, जैसे लाइक हाई स्कूल जीपीए, उनका फूड न्यूट्रिशन, वो कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, वो सारे मॉडल्स, उन सबका एक कंबाइंड एवरेज इफेक्ट ऑन वाई वो मुझे बीटा 1 बता सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्स आई में तो वो चीज़ें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो बीटा 1 मुझे जो वेरिएबल्स मैंने अपने मॉडल से हटा दिए उन सबका एवरेज इफेक्ट ऑन वाई बीटा 1 मुझे बताता है, ठीक है। और बीटा 2 का था, अगेन मैंने ये देख लिया था 0.013 का है। अगर मैं $1 से अपनी फैमिली इनकम बढ़ाता हूँ तो मेरा जो मीन स्कोर है, सैम्पल मीन स्कोर, अगेन मैं यहाँ पे पॉपुलेशन मीन पे कमेंट नहीं कर रहा, मेरा सैम्पल मीन स्कोर 0.0013 यूनिट से बढ़ जाएगा, ठीक है। देन एक और चीज़ है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एवरेज आर्ली अर्निंग, कि कितने साल तुम स्कूल गए उस हिसाब से तुम कितना आर्ली वेज अर्न करते हो। तो आर्ली वेज को मैं स्टडी करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कितने साल में स्कूल गया। अगर ऑफकोर्स भी एक्सपेक्ट कि जो ज़्यादा स्कूलिंग की है, जिसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, वो ज़्यादा अर्न करेगा आर्ली। तो मैंने इस पर भी एक रिग्रेशन मॉडल फिट किया, तो देन दिस इज समथिंग दैट आई कम अप विद, ओके। यहाँ पे मेरा बीटा 1 की वैल्यू क्या है, -0.0144। अब इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट इस बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन है 0.7214 का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक साल से अपनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बढ़ाता है तो उसकी आर्ली वेज में इतना इंक्रीज आता है, ओके। देन अब हमने जो अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, थ्योरी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स में, ओकुन्स लॉ, दैट अब यहाँ पे देखो तो बीटा 1 मेरा 0 है, ये जो फॉर्मेट है इसमें मैं कहता हूँ YT जो एस्टिमेटर है, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स, ओके। एंड दिस इज नथिंग, -0.4 इज नथिंग बट माई बीटा 2। बीटा 1 यहाँ पे मेरा 0 है, ठीक है। और XT इज नथिंग बट ग्रोथ रेट इन रियल आउटपुट मेजर्ड बाय रियल GDP। तो रियल GDP में जितना ग्रोथ रेट होगा वो मेरा XT है। तो इसका मतलब ये है, इंटरसेप्ट कोफिशिएंट 0, अगेन मैंने बोल दिया यहाँ पे बीटा 1 0 है। स्लोप कोफिशिएंट इज -0.4। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी परसेंटेज पॉइंट ऑफ ग्रोथ इन रियल GDP अबव 2.5%, अगर मेरी रियल GDP 2.5% से ऊपर 1% से भी बढ़ती है, मान लो 3.5% से मेरी रियल GDP बढ़ी, तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.4% से कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटरप्रिटेशन था ओकुन्स लॉ का। एंड देन स्टॉक प्राइस और इंटरेस्ट रेट का है। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्टॉक प्राइजेस, ऑफकोर्स मैंने सैम्पल वैल्यूज़ यूज़ किए, तो YT हैट है ऊपर कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन कंडीशनल मीन क्या होएगा। एंड देन ये जो है, नाउ देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, स्टॉक प्राइस एंड इनवर्स रेट में, बट स्टिल दिस इज माई लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा बीटा 1 और बीटा 2 लीनियर, लाइक लीनियर पैरामीटर्स है। अगर तुम क्योंकि दिस इज लीनियर इन पैरामीटर, सो इट्स स्टिल अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर तुम 1/xi को z लेट कर लो, then it would also become linear in terms of variables, ठीक है। And more examples in the book, so you can read it, and that's it for the chapter. So that's your chapter number 2, and I will be recording chapter number 3, I guess, in a day or two. Thank you.